हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एश फिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। आप चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से देख रहे हो या आप कानपुर से देख रहे हो, दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। फर्क इतना है, लखनऊ में पेपर 3 है आपका ये और कानपुर में पेपर 2 है ये। ठीक है, इतना फर्क है, बाकी बिल्कुल सेम कंटेंट, सेम जो है कि सारे यूनिट सब कुछ सेम है। लखनऊ में भी यूनिट 4 हम लोग शुरू कर रहे हैं, कानपुर के अकॉर्डिंग भी यूनिट 4 ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और चलिए इतना क्लियर हो गया। और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर थर्ड सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आज हम इसकी यूनिट जो 4 शुरू कर रहे हैं, इससे पहले 3 यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फटाफट देख लीजिए। प्लेलिस्ट देखने के बाद आप अगर एक्स्ट्रा ना पढ़ना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, इसी से आप बेहतर कर सकते हैं। और हमारे पेड नोट्स अगर आपने अभी तक ना लिए हो तो फिर फटाफट आप इस नंबर पर मैसेज करके जो है अपने नोट्स ले सकते हैं। नंबर है 9628182649। अगर आप हमारे पेड नोट्स ले लेते हैं तो फिर बाहर से आप कुछ भी ना खरीदें, इतने से ही आपका अच्छे तरीके से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर की जो फीस रहेगी 200 है, आप चाहे लखनऊ से हो या कानपुर से हो, 200 फीस है। और पेड नोट्स लेने के लिए आप जो मैसेज करते हैं, आप लोग डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, तो हमें पूछना पड़ता है आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आप उसमें लिखें सर बीएड थर्ड सेमेस्टर नोट्स चाहिए, और उसमें आप नीचे लिख दें कानपुर से हैं कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, तो क्लियर रहता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए बीएड थर्ड सेमेस्टर, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले परामर्शदाता या उपबोधक, आप परामर्शदाता कहिए या उपबोधक कहिए। अगर आप दूसरी कोई किताब भी पढ़ रहे हैं जहां उपबोधक लिखा है तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि उपबोधक होता क्या है। काउंसलर जो है इसी को हम परामर्शदाता भी कहते हैं, इसी को उपबोधक भी कहते हैं। इसके गुण और विशेषताओं की बात करेंगे। पहले तो मैं आपसे बताना ये चाहूंगा कि ये जो परामर्शदाता है कौन होता है, किसे कहते हैं परामर्शदाता। डियर फ्रेंड, हालांकि मैं पहले क्लासेस में बता चुका हूं लेकिन एक बार याद दिलाना बहुत जरूरी है। परामर्शदाता या काउंसलर वह व्यक्ति होता है जो स्टूडेंट्स को एडवाइस करता है, सलाह देता है, या कोई भी कार्य किस प्रकार किया जाना चाहिए वो तरीका बताता है। हर एक विद्यालय में, प्रत्येक विद्यालय में, इन एवरी स्कूल एक परामर्शदाता होता ही है, बालकों को परामर्श देने के लिए। या तो टीचर्स को पहले से ट्रेंड कर दिया जाता है या फिर एक पर्टिकुलर काउंसलर परामर्श विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाता है कि वो जरूरत पड़ने पर सलाह देने का काम करे। ठीक है, तो सलाह देने का काम कौन करता है? परामर्शदाता करता है। और आपको बता दें, एक सफल परामर्शदाता वही होता है जो किसी भी विशिष्ट छात्र अथवा सामान्य छात्र को कार्य करने से संबंधित सलाह देता है। विशिष्ट छात्र मैंने शब्द क्यों बोला? क्योंकि इसमें विशेष बच्चे आ जाते हैं। विशेष में आपके जो है कि जो विकलांग होते हैं ना, जिनको दिव्यांग कहते हैं, ठीक है, वो विशिष्ट में आ जाते हैं। या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो प्रतिभाशाली बच्चा है, वो भी विशिष्ट में आ जाता है। तो दोनों में अंतर होता है ना, विशिष्ट और सामान्य में। उनको सलाह देने का काम कौन करता है? परामर्शदाता करता है, तथा उन्हें इस सीमा तक ज्ञान देता है कि वो सफलतापूर्वक काम भी कर सकें। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो काउंसलर होता है, इसकी कुछ गुण और विशेषताएं हैं। किसी भी परामर्शदाता की कुछ विशेषताएं अथवा गुण होते हैं। अभी तक हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डियर फ्रेंड, लेकिन आज जब ये यूनिट पूरी खत्म हो जाएगी तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको पता लगे किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, कितने जो है आप उससे ये भी समझ पाएंगे कि सर ने इस क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन में कितने वर्ड्स यूज किए हैं, कितने पेज यूज किए हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन हमारा होना चाहिए। ये सारी चीजें आप उससे समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी फटाफट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए, किसी भी परामर्शदाता की कुछ विशेषताएं अथवा गुण होती हैं। परामर्शदाता की क्या, हर एक व्यक्ति की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कुछ गुण भी होते हैं। इन गुणों को 3 शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन किया जा सकता है। शीर्षक क्या है? एक तो व्यक्तित्व के विशेषक होते हैं, ये प्रशिक्षण की तैयारी कराने के बेस पे इनमें गुण और विशेषताएं हो सकती हैं।
या फिर जो है अनुभव के बेस पे अनुभव के बेस पे इनमें क्या हो सकते हैं, एक्सपीरियंस के बेस पे गुण और विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्यक्तित्व के विशेषक यानी कि पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। परामर्शदाता के व्यक्तित्व संबंधी विशेषकों की चर्चा वॉल्टर बी जोन्स ने इस प्रकार की है। रुचियों की व्यापकता होती है, ब्रेड्थ ऑफ इंटरेस्ट। क्या होती है? रुचियों की व्यापकता होती है। प्रत्येक परामर्शदाता की रुचियां विस्तृत होनी चाहिए, अर्थात परामर्शदाता को अलग अलग प्रकार के लोगों, नौकरियों, समस्याओं में रुचि लेनी चाहिए। अगर आप परामर्शदाता हैं, सलाह देने का काम करते हैं, तो आपको अलग अलग प्रकार की, अलग अलग क्षेत्रों की और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जानकारी होना जरूरी है। ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट है, या आप सिर्फ एक ही नौकरी के बारे में, जॉब के बारे में जानकारी रखते हैं, उसी के बारे में बच्चों को बताते हैं। नहीं, आप परामर्श दे रहे हैं ना, तो आपको दुनिया भर के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। अलग अलग नौकरियों के बारे में बच्चों को बता सकें कि किस स्ट्रीम के माध्यम से आप किस प्रोफेशन में जा सकते हैं, किस व्यवसाय में जा सकते हैं। आपको विद्यालय से संबंधित समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए, आपको समाज से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको घर परिवार के बारे में जो समस्याएं होती हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो इन सब जानकारियां जब आपके पास होंगी तब बच्चे को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो रुचियों की व्यापकता आपके अंदर होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि मैं जो समाज के लड़ाई झगड़े होते हैं, जो समाज की समस्याएं होती है, मैं उनके बारे में जानकारी नहीं रखता, मैं घर परिवार के बारे में जो समस्याएं होती है मैं उनके बारे में जानकारी नहीं रखता, ऐसा आप नहीं बोल सकते। सहयोग की भावना, फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन। देखिए, परामर्शदाता में सहयोग की भावना का होना परम आवश्यक है। सहयोग यानी कि एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकें, भ्रातृत्व भाईचारे की भावना हो, वह समस्त कर्मचारियों के साथ सहयोग करे तथा सभी का सहयोग ले। अगर आप सभी का सहयोग करेंगे तभी सभी का सहयोग ले पाएंगे। अगर आप किसी का सहयोग कर नहीं रहे हैं तो आपको कौन सहयोग करेगा? तो ये भी जरूरी है, सभी के साथ सहयोग करें, सभी का सहयोग ले। नम्र स्वभाव के आप होने चाहिए। परामर्शदाता का स्वभाव विद्यार्थियों और प्रार्थियों, क्लाइंट्स के प्रति नम्र होना चाहिए। आप लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक पहले सुन लें, उसके बाद उनसे अपनी बात कहें, नम्रता पूर्वक उनके साथ पेश आए, हम्बल होना चाहिए, है ना, परामर्शदाता को। नेक्स्ट वन पॉइंट इज दूरदर्शिता, दूर की सोच रखने वाला। ये नहीं कि प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं आप, नहीं, आप फ्यूचर को ध्यान में रखें, आप दूरदर्शी होना चाहिए। परामर्शदाता का दूरदर्शी होना अति आवश्यक है। उसे अध्यापकों की कठिनाइयों को समझना चाहिए कि टीचर किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करता है। वह विद्यार्थियों की समस्याओं को सही ढंग से समझने का प्रयास करे, उनसे प्रेम रखे, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को भी समझे कि आखिर बच्चों को किस किस प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, प्रेजेंट टाइम में किन समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, और बच्चा अगर फ्यूचर में जाएगा किस सब्जेक्ट के बेस पे जा रहा है तो उसको क्या समस्याएं हो सकती हैं, दुनिया भर की जानकारी आपको रखनी चाहिए। चुंबकीय आकर्षण, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए आपकी। परामर्शदाता में चुंबकीय आकर्षण का होना भी आवश्यक होता है ताकि वह दूसरों में विश्वास जमा सके तथा उनके तनावों को शांत कर सके। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं होती हैं। दूसरी जो विशेषता है इसकी, प्रशिक्षण की तैयारी के बेस पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मॉयर्स ने परामर्शदाता के प्रशिक्षण और उसकी तैयारी के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं की चर्चा की है। क्या क्या विशेषताएं उन्होंने बताई हैं? उन्होंने जो विशेषताएं बताई हैं वो ये हैं, उसे हाई स्कूल के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, विधियों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग के बेस पे हैं, प्रशिक्षण के बेस पे हैं, तो आपको हाई स्कूल के क्या उद्देश्य होते हैं, है ना, पाठ्यक्रम क्या है, विधियां क्या है, उनका ज्ञान होना चाहिए। उसे विभिन्न व्यवसायों के बारे में, विभिन्न गतिविधियों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, परामर्शदाता को निर्देशन के सिद्धांतों से परिचित रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर और हम कहना चाहें तो परामर्शदाता वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करता हो, उसे अच्छा ज्ञान हो, अच्छी डिग्रियां हासिल कर रखी हो, बढ़िया पढ़ा लिखा हो, जैसे कि समाजशास्त्र में डिग्री हासिल कर रखी हो, मनोविज्ञान में भी डिग्री हासिल कर रखी हो, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि विषयों की शिक्षा उसे आनी चाहिए, तभी वो अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। परामर्शदाता को निर्देशन सेवाओं के गठन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
निर्देशन सेवाओं में परामर्शदाता को मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं का भी ज्ञान जरूरी है ना। और जैसे जो शिक्षा निर्देशन में डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए, अगर आप जो है एजुकेशन गाइडेंस का काम कर रहे हैं तो उसमें डिप्लोमा भी आपको लेना चाहिए। परामर्शदाता को व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं, परीक्षाएं, मानसिक स्वास्थ्य, परामर्श देने की टेक्निक का ज्ञान भी जरूरी है। एक्सपीरियंसेस के बेस पे उसके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं। स्मिथ के अनुसार एक परामर्शदाता को निम्नलिखित अनुभवों का होना आवश्यक है। कौन कौन से अनुभव होने चाहिए भाई उसको? देखिए, जो है कि व्यवसाय दिलवाना और सही कार्यवाही करना, इसका जो है पूरा अनुभव होना चाहिए उसको। हर प्रकार की सूचनाओं की व्याख्या करने में निपुणता, जो भी इंफॉर्मेशन बच्चा आपसे चाहता है उस इंफॉर्मेशन को आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करें, तभी बच्चा सेटिस्फाई होगा। सामाजिक साधनों के प्रयोग में दक्षता होना, परामर्श सेवा का मूल्यांकन करने की योग्यता भी रखनी होगी आपको। आप देखिए, परामर्शदाता, रोल ऑफ काउंसलर की बात करेंगे, परामर्शदाता की भूमिका की बात करेंगे। E.G. विलियम्स ने संपादित पुस्तक, E.G. विलियम्स जो है उन्होंने एक पुस्तक जो है की है, उन्होंने क्या संपादन किया है उसका, जिसका नाम था निर्देशन के सिद्धांत। अच्छा, मैं इसके बारे में पहले थोड़ा और बताना चाहूंगा। रोल ऑफ काउंसलर, देखिए परामर्श की प्रक्रिया को, सुनिए मेरी बात को, परामर्श की प्रक्रिया को यानी कि काउंसलिंग के प्रोसेस को उचित ढंग से संचालित करने में, अच्छे ढंग से उसका संचालन करने में परामर्शदाता की बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है। परामर्श की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है। परामर्श की प्रक्रिया को विशिष्ट एवं सुनिश्चित परिस्थितियों में ही संचालित किया जा सकता है, किंतु निर्देशन किसी परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। जो हमारा ये परामर्श की प्रक्रिया है वो विशिष्ट और निश्चित परिस्थितियों में ही संचालित हो सकती है, लेकिन निर्देशन जो है वो किसी भी परिस्थिति में आप उसको यूज कर सकते हैं। परामर्श प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित, विभिन्न योग्यताओं और कौशलों में परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे E.G. विलियम्स की। E.G. विलियमसन ने संपादित पुस्तक निर्देशन के सिद्धांत में अपने एक लेख में परामर्शदाता की भूमिका का विस्तृत वर्णन किया है। क्या विस्तृत वर्णन किया है? इस पुस्तक में वर्णित परामर्शदाता की भूमिका का संक्षिप्तीकरण क्या है? देखिए, नंबर 1 तो विद्यार्थियों को उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाने में सहायता करना। परामर्शदाता का जो काउंसलर का जो रोल उन्होंने बताया है वो ये बताया है कि परामर्शदाता का उद्देश्य है कि वह विद्यार्थियों का अधिगम द्वारा उनके व्यवहारों में परिवर्तन के लिए सहायता प्रदान करे। क्या करे? उनका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करे। सूचना एकत्रित करना और परीक्षण करना, ये उन्होंने बताया है। सूचना एकत्रित करना और क्या करना? परीक्षण करना। परामर्शदाता प्रार्थी के साथ मिलकर के प्रार्थी और उसके परिवेश के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। ठीक है, परामर्शदाता प्रार्थी के साथ मिल करके जो भी उसका परिवेश है, जो भी वातावरण है, उसके बारे में इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं। वे इन सूचनाओं के इंपॉर्टेंस और उनके यूज के बारे में विचार करते हैं और कुछ को अस्वीकार भी कर देते हैं, इग्नोर भी करते हैं और कुछ को अनुवर्तन भी करते हैं भाई, है ना। तो ये उनके अंदर योग्यता होती है, ये रोल होता है काउंसलर का, ये सब करना। विद्यार्थियों को उनके व्यवहार में सुधार करने में सहायता करना ताकि वो अपने व्यवहार में सुधार लाएं। विद्यार्थियों में सीखने के माध्यम से उसके व्यवहार में सुधार लाना परामर्शदाता का काम होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो काउंसलर होता है वो एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। प्रभावशाली परामर्श और प्रभावपूर्ण इफेक्टिव जो टीचिंग वर्क है वो टीचर और स्टूडेंट के इंडिविजुअल रिलेशंस का वो जो है व्यवहार पर आधारित होता है। विषय वस्तु और प्रक्रिया दोनों ही परामर्श को इफेक्टिव बनाने में सहायता भी करते हैं। परामर्शदाता का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को अधिगम के द्वारा उसके व्यवहार में सुधार लाने में सहायता प्रदान करना, है ना। इस दृष्टि से परामर्शदाता का स्वरूप एक अध्यापक के स्वरूप बन जाता है। सुझाव देना, है ना। कई बार परामर्शदाता केवल ध्यानपूर्वक सुनता ही है, शेष समय वह प्रार्थी के साथ वार्तालाप करता रहता है, वह सामान्य सुझाव भी देता है। यानी कि आप पहले प्रार्थी की बात सुने, समझे, उसके बाद उसको उसी के अकॉर्डिंग सुझाव भी देना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम किस तरीके की है, उसी बेस पे हम उसको सॉल्यूशन बता सकते हैं। ये थोड़ो कि एक ही सॉल्यूशन सबको चेप दें, है ना, ये नहीं है।
अलग अलग समस्याओं का अलग अलग सॉल्यूशन होता है। प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराना, परामर्शदाता भी प्रार्थी को सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं। जो परामर्शदाता होते हैं वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं। ये सूचनाएं प्रार्थी के बारे में, सामाजिक वातावरण के बारे में, ये सूचनाएं जो होती हैं वो प्रार्थी के बारे में हो सकती हैं, सामाजिक वातावरण के बारे में हो सकती हैं, चयनित मनोविज्ञान प्रत्ययों के बारे में, निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में। कई बार सूचनाएं आंकड़ों के रूप में, परीक्षण अंकों, स्कूल रिकॉर्ड या अन्य स्रोतों से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये जो रोल है वो बताया गया है कि जो एक परामर्शदाता होता है उसके क्या रोल होते हैं। ये जो तरीके बताए गए हैं वो E.G. विलियमसन के द्वारा बताए गए हैं। परामर्शदाता के कुछ काम होते हैं, कुछ कार्य होते हैं उसके, फंक्शंस ऑफ काउंसलर। तो परामर्शदाता के क्या कार्य होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, जस्ट मोमेंट प्लीज। परामर्शदाता के जो कार्य होते हैं उनकी बात करते हैं। परामर्शदाता को शिक्षा और व्यवसाय के मार्ग बंद करने से पहले मार्ग खोल देना चाहिए। यानी कि परामर्शदाता को शिक्षा और व्यवसाय के मार्ग बंद करने से पहले क्या करना चाहिए? मार्ग खोल देना चाहिए। परामर्शदाता को अपने क्षेत्र अथवा सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए, हर एक व्यक्ति की, सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, तो हमें अपने क्षेत्र या सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। परामर्शदाता को विभिन्न व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना चाहिए, जो कि पहले ही बताया गया है। अगर उसे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो फिर कैसे वो सबको सेटिस्फाई कर पाएगा। परामर्शदाता को सेवार्थी पर कोई समस्या नहीं थोपनी चाहिए। हमें थोपना नहीं है, हमें अपना सुझाव दे देना है। सामने वाला उसको मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो ठीक है। परामर्शदाता को साक्षात्कारों की समुचित व्यवस्था करना चाहिए। परामर्शदाता को सामाजिक संबंध बनाना और अनुगामी कार्य करना चाहिए। परामर्शदाता को सेवार्थी के विषय में आंकड़े संकलित भी करना चाहिए कि जो हमारे सामने जो प्रार्थी, जो स्टूडेंट आया है, जो भी सेवार्थी आया है, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, डिटेल, तभी हम उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। परामर्शदाता का लक्ष्य सेवार्थी को समस्या से परिचित भी कराना कि आखिर जो समस्या है उसको उससे पूरी तरीके से उसको हम परिचित भी करा पाए। परामर्शदाता को सेवार्थी के समस्त संभावनाओं को प्रस्तुत करना चाहिए, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो उसको उसके सामने रखना चाहिए। दूसरी बात है, परामर्शदाता को सेवार्थी की समस्या पर कई पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करना चाहिए, कई दृष्टिकोणों से, अलग अलग तरीके से हम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो, जैसे कि हमने उसको पूरा सॉल्यूशन तो दे दिया, लेकिन उसके बारे में जो आखिरी, जो लास्ट फैसला लेना है, जो अंतिम डिसीजन लेना है, जो अंतिम निर्णय लेना है, वो हमें उसी पर छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें ये निर्णय लेना ही लेना है, नहीं। हमने सॉल्यूशन दे दिया, हमने तुमको रास्ता बता दिया, उस रास्ते पर जाना न जाना वो तुम्हारा काम है, ठीक है। तो ये उस पर छोड़ देना चाहिए हमें। हमारे जो भी जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमें उस पर थोपना नहीं होता है। बस ये रहता है कि हम अपनी सुझाव दे देते हैं, सामने वाले को ठीक लगेगा तो वो अपनाएगा, नहीं लगेगा तो छोड़ देगा। अब देखिए, हम बात करेंगे नेक्स्ट में सेवार्थी और परामर्शदाता में संबंध क्या होता है। देखिए, इंग्लिश में कहा गया है क्लाइंट एंड काउंसलर, ठीक है। क्लाइंट कौन है? जो सामने वाला है। काउंसलर जो परामर्श देने का काम कर रहा है, उनके बीच क्या रिलेशन है। परामर्श की प्रक्रिया में पारस्परिक संपर्क मुख्य साधन माना जाता है। जो पारस्परिक संपर्क होता है उसको मुख्य साधन माना जाता है। अतः पारस्परिक संपर्क की सार्थकता हेतु सेवार्थी और उपबोधक यानी कि क्लाइंट एंड काउंसलर दोनों को एक दूसरे को जानना और समझना आवश्यक होता है। भाई, बिना जाने बिना समझे कैसे जो है काउंसलर उसको काउंसलिंग उसके साथ कर पाएगा। दोनों को एक दूसरे का आदर भी करना चाहिए। अगर सामने वाला आया है तो उसको पूरा जो उस पर विश्वास करके अपनी पूरी समस्या उसके सामने रखनी चाहिए। अगर हम कुछ चीज़ें छिपा लेंगे तो फिर जो है काउंसलर हमको समझ नहीं पाएगा, तो उस तरीके का वो सॉल्यूशन भी नहीं दे पाएगा। इसलिए हमें उस पर पूरा विश्वास करके जितनी भी जड़ है प्रॉब्लम की पूरी बतानी चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। अगर आप एक भी उसमें से एक भी स्टेप छिपा लेते हैं तो सामने वाला जो काउंसलर है वो इतनी अच्छी आपको सलाह नहीं दे सकता। यदि सेवार्थी एवं परामर्शदाता के मध्य समुचित संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं तो उपबोधन की प्रक्रिया जो है वो सफल नहीं हो सकती है। रॉजर्स एवं बेलेन ने निम्नलिखित परामर्शदाता केंद्रित तकनीकों का उल्लेख परिचय किया है।
उल्लेख दिया है। जैसा कि परिचय नंबर 1 तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, सेवार्थी के अनुभवों को ये कहकर अपना परिचय दिया जा सकता है कि जैसा तुम अनुभव कर रहे हो वैसा ही मैंने भी अनुभव किया है। यानी कि जो क्लाइंट है हमारा, उसकी फीलिंग्स को देख करके ये कहा जा सकता है कि भाई देखो, इस प्रॉब्लम को लेकर के जैसा तुम महसूस कर रहे हो वैसा मुझे भी महसूस हो रहा है। तो क्लाइंट को लगेगा कि यार इसको अपनी बात बताना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दर्द, हमारी पीड़ा, हमारी समस्या को समझ रहा है। ठीक है। सलाह तथा सुझाव, एडवाइस एंड सजेशंस, सेवार्थी द्वारा अपनाए जाने वाले मार्गों एवं कार्यों की ओर इंगित करना या उन दृष्टिकोण तथा मानदंडों को निर्देशन प्रदान करना जिन्हें स्वार्थी को अपनाना चाहिए, उसी को ध्यान में रखकर सलाह, एडवाइस एंड सजेशन देना है। सहमति क्या है, अप्रिशिएशन देखिएगा, यह समझना कि उपबोधक यानी कि काउंसलर द्वारा सुझाए गए कार्यों एवं तत्वों को किस लिए करें, तथा कुछ ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण देना जिन्हें अपनाकर सेवार्थी अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकता है। सहमति जतानी चाहिए। प्रश्न करना, समस्या को गहनता से समझने में सहायक होने वाले प्रश्नों को निर्माण करना और प्रार्थी से प्रश्नों को पूछना। जैसे अगर उसने, सामने वाले ने कोई बात बताई, क्लाइंट ने अगर कोई बात बताई, तो हम उसी बात से फिर क्वेश्चन बना लें, फिर उसने कोई बात बताई फिर हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे गहराई तक हम पहुंच सकते हैं। पुनः आश्वासन या प्रशंसा करना, परामर्श द्वारा सेवार्थी के सकारात्मक मूल्यांकन की दृष्टि से उसकी प्रशंसा भी की जा सकती है, आत्म स्वीकृति में उसकी सहायता भी की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, सेवार्थी को ध्यान में रखते हुए परामर्शदाता को निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए? जो हमारा क्लाइंट है सामने वाला, उसको ध्यान में रखते हुए काउंसलर को कुछ टेक्निक, जैसे कि अनिर्देशात्मक मार्गदर्शन करना। इसका मतलब ये हुआ कि वार्तालाप आरंभ करने तथा उसे जारी रखने अभीष्ट से बनाए गए उन सामान्य प्रश्नों को परामर्शदाता को पूछना चाहिए जिनका अभीष्ट की दिशा में प्रदान करना हो। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन उससे हम पूछ सकते हैं जो उसकी प्रॉब्लम से रिलेट करते हों। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम पूछ सकते हैं। ये एक टेक्निक होती है उसकी पूरी डिटेल जानने की स्थापना। इस तकनीक के अंतर्गत उपबोधक को स्वयं सेवार्थी के मध्य संबंधों के स्वरूप की सामान्य सहज व्याख्या करनी चाहिए। साधारण स्वीकृति देना, जब सेवार्थी अपनी कठिनाइयों को परामर्शदाता के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हो तो बीच में काउंसलर को सामान्य स्वीकृति सूचक उत्तर हूँ, हाँ आदि देते रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब भी क्लाइंट अपनी बातों को हमारे सामने रख रहा हो तो हमें सिर्फ चुप नहीं बैठना है। वो कोई बात कह रहा है तो आप कह दीजिए अच्छा, हाँ, अच्छा ये भी हुआ था, ठीक, चलिए, ठीक। इस तरीके से हम हूँ हाँ कर सकते हैं, तो उसको लगेगा कि काउंसलर मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है ना। अरे तुम्हारे साथ ऐसा भी हुआ था, अच्छा चलो ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ था। इस तरीके से हम बात कह सकते हैं, तो वो लगेगा कि हाँ ये हमें पूरी तरीके से बात को समझ रहा है। जब आप चुप बैठे रहेंगे तो वो थोड़ा बोरिंग लगेगा। अनुमति की अभिव्यक्ति, सामान्यतः सेवार्थी अभिव्यक्ति की कठिनाई के कारण उपबोधक को यानी कि काउंसलर को स्वयं के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाता है। ऐसी सिचुएशन में उपबोधक को यानी काउंसलर को क्लाइंट के द्वारा अभिव्यक्त विचारों में से मूल विचारों को सहज, सुगम और नई शब्दावली में अभिव्यक्त कर देना चाहिए। इसके बाद आता है निर्देशन और परामर्श केंद्र। इसकी बात हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और जो है हमारा नंबर आपको पता ही है, इस नंबर पर मैसेज करके आप भी नोट्स ले सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्वेश्चंस कराएंगे, वो भी PDF आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।